हेलो टू ऑल माय सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। माई सेल्फ सी एस स्नेहा बुधिया, आई एम योर मेंटर, योर टीचर एंड योर फैकल्टी फॉर द सब्जेक्ट CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलो बच्चों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़। आई नो सतीश सर ने बता दिया है, प्रणय सर ने भी बता दिया है, बट अब मेरी बारी है। एट एकत्वम फॉर CMA, जो एक्सक्लूसिवली CMA के बच्चों के लिए वो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जहाँ पर हम सारे फैकल्टीज CMA फाइनल वाले बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। और आपको पता है हम ये हेल्प कैसे कर रहे हैं? हम ये हेल्प कर रहे हैं बच्चों को बाय टेकिंग देयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चों, CMA फाइनल में आई नो आप लोगों का पढ़ के हो चुका, यू आर वेरी गुड विथ योर कॉन्सेप्ट्स, बट जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कैसे सॉल्व करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम कर ही नहीं पाते हैं। हमें पता है बच्चों, और इसीलिए बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था, इतने सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैम एटलीस्ट रोज़ 1-1.5 घंटे के लिए वंस ट्वाइस इन अ वीक या समहाउ हेल्प अस सो दैट हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। कीपिंग इन माइंड आप प्रोफेशनल बच्चे हो, बहुत बच्चे जॉब पे जाते हैं, एक दिन में अगर हम सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस दे भी देंगे ना बेटा, आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए हमने डिसाइड किया वीकली ट्वाइस हम आपको ये प्रैक्टिस करवाएंगे। ट्वाइस CFR की, ट्वाइस FM की जो प्रणय सर करवाएंगे, एंड ट्वाइस लॉ की प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राइटिंग प्रैक्टिस जो सतीश सर कराएंगे। ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, एकत्वम फॉर CMA के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड एक और बात बेटा, हम तीनों फैकल्टी रोज़ ये वीडियो रात को 8 बजे पब्लिश करेंगे, और ये इंटेंशनली हमने किया है। जब आप सारे बच्चे ऑफिस से वापस आ जाएंगे, आफ्टर यू आर डन विथ योर डिनर, इस वीडियो को आराम से सुन लीजिए। हम इस वीडियो में जब भी कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि थोड़ा सा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम आपको टच करवा दें, क्रॉस वेरीफाई करवा दें कि एग्जैक्टली ये पार्ट वहाँ लिखा है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है। बट मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CMA फाइनल वाले बच्चों, बिकॉज आपका अटेम्प्ट दिसंबर में आने वाला है। टाइम अगर आपके लिए कम पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर ऑफिस प्रेशर या ऑफिस वर्क या फाइनेंशियली आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको इतनी दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है, आप सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया। अब मैं बात करती हूँ मेरे सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने इस सब्जेक्ट में क्या सोचा, वी हैव ऑलमोस्ट 12 NDS, करेक्ट। मैं वीकली 2 सेशन लूँगी, करेक्ट, वीकली 2 सेशन, वन ऑन वेंसडे, द अदर ऑन सैटरडे। मैं कोशिश करूँगी अगर वो इंडेक्स बड़ा है तो मैं उसकी क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस 2 दिन करवाऊंगी, वन ऑन वेंसडे ऑल्सो एंड सैटरडे ऑल्सो। बट अगर वो इंडेक्स छोटा है, एक सेशन में भी उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं एक में कराऊंगी। मैंने ये सोचा है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, जहां आप करने में आपको एक्चुअली बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली आपको पता है, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है, बट प्रैक्टिकली उसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करें, आपसे वो हो नहीं पाता, आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती, एंड देन एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, क्या एग्जाम में सही किया क्या। एंड अगर सही क्लिक किया, चाहे रट के किया, बिना समझे किया, बट सम कर दिया, नंबर मिल जाते हैं। एंड बहुत बार कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छे से आता है, उसको प्रैक्टिकली आप अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट भी करते हो, बट व्हेन इट कम्स ऑन क्वेश्चन पार्ट, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। कितने भी इंटेलिजेंट, कितने भी सुपर्ब आप हो, व्हाट मैटर एट द एंड कि क्या आपको जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन पेपर में, आपने उसका वो जवाब दे दिया क्या जो इंस्टीट्यूट चाहता है। इफ़ यू डू दैट, यू स्कोर। अगर आप वो नहीं करते, यू डोंट स्कोर। आई होप एवरीबडी अग्रीज टू दिस। चलो, कीपिंग इन दिस इन माइंड, अभी वाले में मैंने ऑलमोस्ट आपके लिए 13 क्वेश्चंस लिए हैं, एंड ऑल बेस्ड विद द इंस्टीट्यूट मटेरियल से लिया, कोई CA इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लिया, कोई मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि वो क्वेश्चंस जब मैं आपको कराऊंगी तो उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। बट मेक श्योर आप इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, एंड आई नो ये बात तो आपको पता है,
आपने मुझसे CFR पढ़ रखा है, जो बच्चे पढ़ रखे हैं वो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जो नहीं पढ़ रखे हैं वो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, बट उनको ये बात तो पता है कि स्नेहा मैम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करती है, राइटिंग। प्लीज़ राइट एंड डू, अकाउंट्स ओरल नहीं होता। इसको कहने को CFR बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट अपने दिल इसको प्यार से अकाउंट्स ही बोलता है। और ये प्यार से ये सब्जेक्ट अकाउंट्स को लिख के ही जिसको उसका प्यार समझ आता है, किसी और तरीके से अगर आप इस सब्जेक्ट को अपना प्यार दिखाना चाहोगे तो ये आपको बदले में धोखा ही देगा। तो अगर इस सब्जेक्ट से प्यार करते हो और चाहते हो ये सब्जेक्ट भी बदले में आपको अच्छे अच्छे मार्क्स दिलवाए, तो राइटिंग, प्लीज राइट एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ दी सम्स। आराम से जाएंगे, स्लो जाएंगे, कोई घाई नहीं है, सम्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लो मैंने इस PDF में 13 क्वेश्चंस लिखे हैं, कोई बात नहीं, 10-12 प्रैक्टिस हुए, इट्स ओके, बट हम घाई नहीं करेंगे, आराम से सुनेंगे। मेरे पास मेरे कॉन्सेप्ट्स के PDF है, मैं वो PDF में दिखा दूंगी कि इंस्टीट्यूट या आपका इंड एस क्या बोलता है, बट ट्रस्ट मी, ये प्लीज़ आपको याद रखना है, ये एक क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस है जहाँ पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। तो अगर आप सोचोगे कि मैम आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, तो आपकी सोच गलत है, बिकॉज हमारा मेन फोकस ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप सब ने ये इंड एस पढ़ रखा है। हाँ, फिर भी अगर कहीं चूक हो रखी है उस इंड एस को पढ़ने के लिए, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस रीड करने के बाद उसका प्रोविजन बता दूंगी, इंड एस कहाँ इस बात को बोलता है, या क्वेश्चंस करेंगे, रीड करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद उसका रिलेटेड प्रोविजन मैं आपको कोरिलेट करके भी दिखा दूंगी कि लुक, ये इंड एस अपना ये बोलता है। मैंने इंड एस 16 उठाया, मेरा फेवरेट इंड एस है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट का भी PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल में रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं एंड इससे आप कुछ मिस नहीं करोगे। हम एवरीडे कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए उस टेलीग्राम चैनल पे थ्रू यूट्यूब या कीपिंग ऑन सो दैट आप मोटिवेट होते रहो एंड आप रोज़ का रोज़ पढ़ेंगे। चलो, ये PDF भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी जो कहा है। चलो अभी इस इंड एस 16 की क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब पॉइंट ये है कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये इंड एस 16 आता है, एंड ऑब्वियसली आता है मैम, इसमें क्या बड़ी बात है, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं उसको इमिडिएटली रेफर करवा दूंगी मेरे प्रोविजंस, और जब मैं अपने प्रोविजंस रेफर करवाऊंगी तो फास्ट करवाऊंगी, तो मेरे साथ फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ के मैं ये भी बता दूंगी कि किस टॉपिक पे ये क्वेश्चन बना है। स्टार्ट करें क्या बच्चों? क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ? यस। एंड व्हेन वी स्टार्ट अ लेक्चर, व्हेन वी डू इन माय लेक्चर, हम सारे बच्चों को चाहते हैं कि जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ हम एक साथ स्टार्ट करते हैं एंड फुल एनर्जी के साथ करते हैं। तो हियर वी गो, रेडी स्टेडी गेट सेट गो। फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन इंड AS 16 द नेम सेज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये एक अच्छा AS है, एग्जाम का फेवरेट AS है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस फॉर श्योर है। करेक्ट। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की बातें भी डिस्कस करूंगी मैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम ये भी डिस्कस करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर? ऑन 1 अप्रैल गाइज, मैं ना थोड़ा सा लाइन डायग्राम वाली बंदी हूँ, आई लाइक टू मेक डायग्राम्स इन अकाउंट्स। आई नो आप कहोगे मैम ये तो डायग्राम का काम साइंस वाले बच्चों का है। नहीं बेटा, कॉमर्स वाले बच्चे भी अगर वो लाइन बिना स्केल के भी बनाए ना, उनके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, मैं पहले ये क्वेश्चन रीड कर लूंगी जिसका PDF आपके पास है, उसके बाद मैं इसका डायग्राम छोटा सा बनाऊंगी, लाइन डायग्राम नहीं भाई, वो नहीं आता, एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2023, स्नेहा लिमिटेड बाय मेरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, करने दो, फेमस है हम, कोई बात नहीं। स्नेहा लिमिटेड परचेज अ मशीन 10 लाख। हमने किसी से मशीन खरीदा 1 अप्रैल 2023 को, जिसकी यूजफुल लाइफ 3 ही साल एक्सपेक्टेड है, 3 साल से ज़्यादा वो मशीन नहीं चलेगा। मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन SLM। ऑब्वियसली आपको ये पता होगा, जब भी आप डेप्रिशिएट करोगे अपने मशीन को, देयर आर 3 मेथड्स विच इंड एस सेज, SLM, WDV एंड योर प्रोडक्शन वाला, येस और नो, एंड उसी बेसिस पे वन ऑफ द मेथड, ये क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है अपने को, SLM। ओके मैम,
Decommissioning cost will be 2 lakhs after 3 years. आपको पता है decommissioning की कॉस्ट का मतलब क्या होता है? यस, डीकमिशनिंग कॉस्ट का मतलब होता है, मान लो बेटा मैंने गवर्नमेंट से कोई लैंड लिया था, उस लैंड पे मैंने मशीन इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के लिए मैंने लैंड में गड्ढे गुड्ढे करवाए होंगे। गवर्नमेंट ने मुझे कहा जिस दिन 3 साल बाद आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आप इस मशीन को उठा के लेके जाएंगे बिकॉज इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपको मुझे लैंड वापस से प्लेन करके देना पड़ेगा जैसा लैंड मैंने आपको दिया था मशीन लगाने से पहले। तो इसका मतलब ये कॉस्ट जो इनकर हुई है ये मशीन लगाने के कारण है, तो ये जो कॉस्ट है इसको बोलते हैं डीकमिशनिंग कॉस्ट। डीकमिशनिंग कॉस्ट, और ये कॉस्ट इनकर इसलिए हुई है बिकॉज वहां मैंने मशीन लगाया। तो डीकमिशनिंग कॉस्ट हमेशा असेट की कॉस्ट में ऐड होता है। ये पॉइंट क्लियर है। बट इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम देखो क्या है, दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि डीकमिशनिंग की कॉस्ट आज नहीं होगी, 1 अप्रैल 23 में स्नेहा लिमिटेड इनकर नहीं करेगी। डीकमिशनिंग की कॉस्ट तो 3 साल बाद एंड ऑफ द लाइफ ऑफ असेट पे इनकर होगी, और असेट आज खरीद रहे, असेट को जब आज खरीदा है तो असेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए ऐसा इंडियंस बोलता है। बट आज अगर मैं ऐड करूं तो मैं किस प्राइस पे ऐड करूं, बिकॉज मेरे पास जो प्राइस है वो 3 साल बाद का है। आप कह रहे मैम क्या बात है, इंस्टीट्यूट आज का प्राइस दे देता। बेटा आज का प्राइस कैसे दे सकता है, ये खर्चा 3 साल बाद लगेगा मेरा, और मैं एज अ मुझे पता है कि 3 साल बाद इस जमीन को ठीक करने के लिए 2 लाख लगेंगे, बट मुझे ये पेमेंट 3 साल बाद करना है। असेट आज खरीदा है उसको कैपिटलाइज आज करना है और आज की कॉस्ट पे कैपिटलाइज करना है, बिकॉज जब तक हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे डेप्रिशिएट कैसे करेंगे। अब बताओ आपके पास जुगाड़ है क्या? यस, आप कहोगे मैम क्वेश्चन खुद ही हमें बता रहा है कुछ डिस्काउंटिंग रेट। अब आपको समझा? यस मैम, हमने ये कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, एफएम में भी पढ़ा है। अगर कोई चीज़ 3 साल बाद 2 लाख रुपया उसका खर्च करना है तो 3 साल पहले उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और उस प्रेजेंट वैल्यू से उस पर ऐड कर दीजिए असेट की कॉस्ट में। अब मैं आपको इसको डायग्राम से बताती हूँ, बट बिफोर मैं इस सम को सॉल्व करती हूँ मैं आपको इसका इंड एस में लिखा हुआ प्रोविजन समझाती हूँ। देखेंगे बेटा, अपना इंड एस ये मेरा पूरा व्हाट आई से कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। जो चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मैं अपने पीडीएफ में मतलब लिखती तो हूँ, उसके अलावा हाईलाइट भी करके बच्चों को देती हूँ, उसके अलावा उसको याद करने के लिए मैं इसमें स्क्रिबल भी कर देती हूँ कुछ वर्ड्स ताकि मेरे बच्चों को ये आसान हो। तो मैंने ये देखो पढ़ाते वक्त ऐसे किया है ताकि बच्चों के लिए चीज़ें ईजी हो जाए। बट फिलहाल मुझे जो चीज़ आपको पढ़ानी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखो ना, मेरा वो कलरफुल पेन ये मेरा फेवरेट कलर है। जब भी पीपी लेंगे आप खरीदोगे, फॉरगेट अबाउट दोस चीज़ें। देखो वो बात कर रहे हैं ऐड, ये वाला पॉइंट देखेंगे, ऐड प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऐड करना है ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट। असेट की कॉस्ट में आपको अगर असेट की कॉस्ट निकालनी है तो आपको असेट की कॉस्ट प्राइस तो डालनी है मेरे बच्चों, उसके अलावा जो डीकमिशनिंग की कॉस्ट लग रही है वो लगी इसलिए रही है बिकॉज आपने असेट उस जगह पे लगाया, और अगर असेट उस जगह पे नहीं लगते तो ये कॉस्ट लगती ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट का कहना है ये वाली डीकमिशनिंग कॉस्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट आप पे तो 3 साल बाद करोगे, बट आज नहीं कैपिटलाइज किया तो हम इस पर डेप्रिशिएशन मिस कर देंगे। तो आज इसको ऐड कर लो असेट की कॉस्ट में, इसको कैपिटलाइज कर लो, और इसको कैपिटलाइज करते ही आपको असेट की कॉस्ट आ जाएगी, उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करने लगना। अच्छा मैम एक बार आप करके बताओ। करके बताती हूँ बेटा, बट ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? अब गाइस आपके पास पीडीएफ है बिकॉज आप मेरे रेगुलर बैच में नहीं हो इसलिए, अदरवाइज रेगुलर बैच वाले बच्चों के पास ये बुक में भी है इसलिए वो वहाँ से देख सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर बैच में नहीं है, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको ये पीडीएफ मैं दे दूंगी, लगा तो प्रिंट आउट ले लीजिए। इज द पॉइंट क्लियर? और अदरवाइज इफ यू कैन मैनेज इट, आई हैव द पीडीएफ विथ मी, तो मैं क्वेश्चन को वापस वहाँ से भी रीड करूंगी ताकि बच्चों के लिए चीज़ें आसान हो जाए। यस नो नो यस, बच्चे ऐसे सैड क्लास में नहीं रहेंगे। बच्चा ऐसा मत सोचना है कि मैम डिड वी मिस समथिंग, अगर हमने नहीं पढ़ा काश हमने ऐसा आपसे ले लिया होता लेक्चर्स। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जो भी फैकल्टी पढ़ाते हैं दिल से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ये आप मेरा भरोसा करिए।
हम सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कि आपका फाइनल क्लियर हो जाए। दैट्स इट। पढ़ा आपने एब्सोल्युटली सही है। तो ये गलत फहमी लेके वीडियो को नहीं देखिए, ये जस्ट आपको एक थोड़ा सा और हेल्पिंग हैंड है हम एकत्वम फॉर सीएमए वाली एकेडमी से। चलो आते हैं बेटा सम्स की प्रैक्टिस पे। ये आपको पता है क्या, मैं इसे प्लेन शीट में लिख ही नहीं सकती। आई थिंक ये प्रॉब्लम हर एक कॉमर्स का बच्चा फेस करता है। आई नीड अ रूलिंग शीट। आई कैन नॉट राइट, आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। तो मैं अप्लाई कर देती हूँ अपनी रूलिंग शीट एंड वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ। मैम आपकी राइटिंग अच्छी है क्या? मुझे तो अच्छी लगती है भाई, तुम्हें नहीं अच्छी लग रही? बहुत अच्छी है प्रोफेशनल वाले बच्चों। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ बिकॉज इसमें दो बातें, दो कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ से कवर करूंगी एंड दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 23 को मैं बुक में, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना भाई पीडीएफ में सामने में, करेक्ट? मैं आपका डायग्राम अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है बेटा। ओके, 1 अप्रैल 23 को हमने डेट ऑफ परचेज, मैंने असेट कितने का खरीदा? 10 लाख। क्वेश्चन कह रहा है इसकी लाइफ 3 इयर्स ही है, 1 2 एंड 3। तो ये आएगा 1 अप्रैल, या आपको 31 करना है 31 कर दो, लाइफ इजी हो जाएगी। 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, 31 मार्च 26। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? लाइफ इज 3 इयर्स। मैंने जो भी लिखा हुआ होता है ना क्वेश्चन में, मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ। फिर क्वेश्चन कह रहा है 3 साल बाद हमें 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, बट वो 3 साल बाद 2 लाख खर्च करने पड़ेंगे। ये हमारा एएस हमें क्लियरली बताता है बेटा ये जो आप 2 लाख का खर्च फ्यूचर में करने वाले हो ना, वो आज की असेट की कॉस्ट में क्या होना चाहिए, ऐड। बट प्रॉब्लम है ये 2 लाख की वैल्यू 3 साल के बाद है। रोज मार्केट में देयर इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, यू नीड टू नो। मार्केट में जो चीज 3 साल बाद 1 रुपए का है, आज कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इसको निकालने का तरीका चेक करो, रेट कितना है बच्चा? रेट है 10%, रेट है 10%। जल्दी से निकालेंगे बेटा। 3 साल पहले मतलब 3 साल बाद कोई 1 रुपया 3 साल पहले कितने का होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, सारे बच्चे करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.0, तो 1 साल पहले आएगा 0.909, 2 साल पहले आएगा 0.826, 3 साल पहले इसका फैक्टर होगा 3 डेसिमल प्लेस लेंगे 0.751। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि 0.751 जो आज हम खर्च करेंगे 3 साल बाद वो 1 रुपया होता है। तो 3 साल बाद अगर 2 लाख रुपया खर्च करोगे तो आज कितना? तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वो अमाउंट जो आप फ्यूचर में पे करने वाले हो। अभी आपने पे नहीं किया है, आप फ्यूचर में पे करोगे, बट आज आपको असेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, जब हम असेट खरीदते हैं तो एक खर्चा ऐसा होता है जो हम इमीडिएटली पे करते हैं, तो वो पेड होता है इन बैंक। बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे कि डीकमीशनिंग कॉस्ट, जो आज पे नहीं होगा, पे 3 साल बाद होगा। तो आज वो मेरी लायबिलिटी है और असेट की कॉस्ट को बढ़ाएंगे और 3 साल बाद हम उसको पे करेंगे। क्वेश्चन ने इस सम में हमसे जर्नल एंट्री भी मांगा है। तो क्या ये बात सबको समझ आ गई है यहाँ तक? यस मैम। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 एट अ टाइम। जर्नल एंट्री डेट वाइज करते हैं। गाइज अब आप बड़े हो गए हो तो मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, मैं नरेशन नहीं लिखूंगी, अज्यूमिंग कि आपको ये सारी बातें पता है। एंड सिंस आई एम ओनली एंड ओनली फोकसिंग ऑफ मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो मे बी आफ्टर 1 ईयर मैं आपको कहूंगी ये बातें रिपीट करने को, और कैसे रिपीट करने वो मैं आपको समझा दूंगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस कर सकें। इट इज़ नॉट ए रेगुलर बैच, इट इज़ अ प्रैक्टिस सेशन। चलो, असेट खरीदा, असेट जो खरीदा उसका नाम क्या था? मशीन। तो मुझे बताओ मशीन खरीदा कितने का था? गाइस मशीन तो हमने 10 लाख की खरीदी थी बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके अलावा 1,50,200 फ्यूचर की जो कॉस्ट है जो आज मेरे असेट में ऐड होगी, बिकॉज आज उसको हमें पे नहीं करना है, बट ये मेरी मशीन से रिलेटेड है, डेप्रिशिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा 11,50,200। हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी मेरे असेट की कॉस्ट है वो बैंक से पे हो चुका है, कितना?
10 लाख, और जो पे नहीं हुआ है वो बेसिकली फ्यूचर लायबिलिटी है। लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। किस नाम से करूं? किसी पार्टी को तो पे नहीं करना है, ऑब्वियसली एक पार्टी को पे करना है, बट किस बात का? तो हमने इस खाते का नाम रख दिया प्रोविजन फॉर डी कमीशन इंक। ये खाता आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है और इसका अमाउंट 1,50,200। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? अब आपको समझा? अगर आपने 2 लाख ऐड किया होता तो आपने 3 साल के बाद का खर्चा आज भी 2 लाख कैसे मान सकते हो? इन्फ्लेशन रेट, मार्केट चेंजेस, बहुत सारी चीजें हैं। आज का 1 रुपया 3 साल बाद ज्यादा होगा ना, उसी तरह आज का 0.75 3 साल के बाद का 1 रुपया। बस बेटा, अब क्या? अब सम में एक फैक्टर है, वो मुझे सिखाना है, बट अभी पहले डेप्रिशिएट कर दो 3 साल एसएलएम मेथड। तो सीधा बताओ डेप्रिशिएशन का अमाउंट क्या होगा और डेप्रिशिएशन की एंट्री। मैम डेप्रिशिएशन की एंट्री प्रोविजन से कर दे क्या? क्यों अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट करते हो प्रोफेशनल? बच्चों, डेप्रिशिएशन की एंट्री सबसे आसान है असेट को घटाने वाली। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, यूज दैट मेथड। डेप्रिशिएशन डेबिट, एंड इसने मेरे मशीन को घटा दिया तो मशीन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब बच्चों, इसका डेप्रिशिएशन मैं यहाँ वर्किंग नोट में करके दे रही हूँ बिकॉज मुझे आपको समझाना है, बट आप लोग कभी भी वर्किंग नोट ऐसे नीचे करके मत दिखाना, बड़ा मार्क्स गंदे देता है यार। इंस्टीट्यूट को प्रेजेंटेशन भी लगता है, मैं क्या करूँ? तो मेरे को समझाना है बच्चों को, इसलिए मैं ऐसा कर सकती, तुम नहीं कर सकते। रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है तो इसको 0 कर दो। 11,50,200 डिवाइडेड बाई 3,83,400। अब मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ जो आपको पता है, कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा है, एफएम में भी पढ़ा है। इसका एज सच लेना देना अकाउंट से नहीं है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो एज सच इससे लेना देना नहीं है, मतलब एंट्री अकाउंट्स में होगी, बट ये लॉजिक आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ सुनो। मुझे ये लायबिलिटी 3 साल बाद पे करनी है, अग्रीड 2 लाख, और आपने आज जो लायबिलिटी बुक कर दी 1,50,200 का। तो अगर आप ध्यान से देखो, 3 साल बाद तो देना 2 लाख है और 3 साल पहले 1,50,200 आपने बुक कर दी, तो 49,800 का गैप आ रहा है। 49,800 का गैप आ रहा है, और ये जो 49,800 का बीच में गैप आ रहा है, इसका मतलब हर साल थोड़ी थोड़ी लायबिलिटी बढ़ रही होगी। और क्यों बढ़ रही होगी? इंटरेस्ट फैक्टर पे नहीं किया क्या? मैंने ये 1,50,200 पे कर दिया क्या? नहीं, सिंपल लॉजिक। पे कब कर रहे हैं? 3 साल बाद, सॉरी हाँ 3 साल बाद। आज अगर हमने 1,50,200 देना था, उसको अगर हम 3 साल बाद 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो बेसिकली एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हैं। बीच का हर साल का थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप सीधा आज बुक कर रहे हो 1,50,200 और तीसरे साल के एंड में 2 लाख पे करके वो डिफरेंस नहीं दिखा सकते हो तीसरे साल में। आपको ओवर द 3 इयर्स वो डिफरेंस प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, और ये जो डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप डालोगे, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा। एंड इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग बोलेंगे मेरे साथ, अनवाइंडिंग बोलते हैं। एंड इस अनवाइंडिंग से आज का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको आपको हर साल अनवाइंड करना पड़ेगा ताकि 3 साल बाद 2 लाख का अमाउंट क्रिएट हो जाए। वन लॉजिक दिस। अदरवाइज दूसरा लॉजिक ये है, वेरी सिंपल। दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा? दोनों के बीच का गैप कितना है? आज के अमाउंट का और 3 साल के बाद के बीच का गैप। फॉर श्योर दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट चार्ज फॉर द 3 इयर्स। एंड हर साल का इंटरेस्ट हर साल बुक होना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि हम एक भी पेमेंट बीच में नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी इंटरेस्ट जो आप चार्ज कर रहे हो वो पे नहीं हो रहा है। कोई भी इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो वो पे नहीं हो रहा है। तो सारा इंटरेस्ट हर साल ड्यू होगा और 3 साल बाद 2 लाख रुपए की लायबिलिटी क्रिएट करूंगी मैं और पे कर दूंगी। अब देखो मेरे साथ, अनवाइंडिंग अप अगेन। वर्किंग नोट इफेक्टिवली नीचे होना चाहिए, बट मुझे अनवाइंडिंग की एंट्री डालनी है, एंड इसके कारण मैं या इसका वर्किंग नोट यहीं पर आपको करके दिखाऊंगी। अब बेटा ईयर एंड पे हमें ये तो पता चल गया कि हमें इस प्रोविजन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट मेरा खर्चा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। पे हो गया या पे करना बाकी है? पे करना बाकी है बिकॉज मैं बीच में कुछ भी पेमेंट नहीं कर रही हूँ। तो लायबिलिटी क्रिएट करनी है, और लायबिलिटी का खाता ऑलरेडी मेरे पास किस नाम से है?
प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। मैम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या? भाई शॉर्टकट हो जाएगा एग्जाम में बच्चों, इंस्टीट्यूट मार्क्स कट कर देगा। प्रॉब्लम है ये अमाउंट हमें पता नहीं है, मदद करेंगे क्या बच्चों? चलो इसको निकालना सिखाती हूँ। और गाइस सिंपल तरीके से सीखो, अननेसेसरी चीज़ों को ना आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते और बाद में कहते हैं मैम हमें समझा नहीं। इसका मैं बच्चों को एक फॉर्मेट सिखा देती हूँ। ओपनिंग 1 अप्रैल 23 था ना? हाँ, कितना ओपनिंग में था? ओपनिंग बोलो ना, 1,50,200। ईयर एंड पे कितना इंटरेस्ट आएगा? सेम परसेंटेज 10%। निकालो कितना है? 1,50,200 की लायबिलिटी पे अगर मैं 10% निकालूं तो 15,020 का मेरा उस साल का इंटरेस्ट आ रहा है जो कि पेड नहीं है। तो मुझे बताओ मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी और कितनी बन गई? 1,65,220। ये क्लोजिंग लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी बच्चा? ओपनिंग लायबिलिटी। फिर आप इस पे भी क्या चार्ज करोगे? 10%। और फिर इसको भी ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 181,742। और लास्ट ईयर में पिछले साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ये वाले ईयर में ना थोड़ा केयरफुल रहो बिकॉज ऑफ द कॉमन सेंस। हमें ये पता है कि ईयर एंड में मेरा क्लोजिंग आना चाहिए 2 लाख। तो इंस्टीट्यूट हमेशा कहता है कि बेटा लास्ट ईयर वाला जब इंटरेस्ट होता है ना, अगर रेट वाइज कैलकुलेट करते हो और एग्जैक्टली आपका क्लोजिंग मैच हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ना, अगर मैं कैलकुलेट करूँ 181,742 का 10%, मान लो तुम्हारे हिसाब से कर भी देती हूँ, और मैं ऐड करती हूँ 181,742 प्लस 181,744, तो ये बन रहा है 1,99,960। तो बेसिकली आपको कितने का डिफरेंस आ रहा है? 84 रुपीज़ का। इंस्टीट्यूट कहता है आप अननेसेसरी के लास्ट ईयर में ना हमेशा डिफरेंस दिखा दिया करो, क्लोजिंग बैलेंस का एंड उस साल के ओपनिंग का, वही तो मेरा इंटरेस्ट होगा। जस्ट टू गेट इन, नॉट टू गेट इनटू दिस डिफरेंस, ताकि हम उस डिफरेंस पार्ट में अननेसेसरी नहीं घुसे। अगर आप डिफरेंस पार्ट पे घुस जाओगे तो आपके में हमेशा वो 84 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। क्या मतलब है? तो लास्ट ईयर वाला हम जनरली ऐसे ही निकालते हैं। एंड इंटर में पढ़ा है हायर परचेज में कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट डिफरेंस, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट में बैलेंसिंग फिगर, वही तो किया भाई, सेम टू सेम, बस याद दिला दिया आपको। तो गाइज इस साल का इंटरेस्ट कितना बुक हो जाएगा बच्चों? इस साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 15,020। एंड आपको पता है बेटा इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। बताओ कहाँ से बंद होगा? ईयर एंड में। बट ऑब्वियसली पीएनएल से बंद करो, क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, and to interest it is again a nominal account. Correct? आप अमाउंट बता दो। 383,400, 3,83,400, और इसका अमाउंट है 15,020, 15,020, 15,020 प्लस 383,400, ये आएगा 398,420। Anyone has any confusion on this? Anyone has any confusion on this? अब गाइस आपको समझ आ गया है। अब आप मुझे बताओ, ये साल हो गया, ये साल में वापस खरीदने की एंट्री नहीं डलेगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री डलेगी, इंटरेस्ट की एंट्री डलेगी, और दोनों नॉमिनल अकाउंट को पीएनएल से बंद कर देंगे। फिर वापस थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन की एंट्री डलेगी, इंटरेस्ट की एंट्री डलेगी, दोनों नॉमिनल अकाउंट से पे कर देंगे। बस याद रखना, ये जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एज अ लायबिलिटी आपके बुक्स में एक्यूमुलेट हो गया 2 लाख से, अब उसको पे कर देंगे 31 मार्च 2026। तो याद रखना 31 मार्च 2025 में डिप्रिशिएशन की एंट्री डलेगी, इंटरेस्ट की एंट्री डलेगी, पीएनएल से क्लोज करने की एंट्री डलेगी। 31 मार्च 2026 में डिप्रिशिएशन की एंट्री डलेगी, इंटरेस्ट की सेम एंट्री अमाउंट भी मैंने दे दिया है, पीएनएल के क्लोज करने की एंट्री, और एक एक्स्ट्रा एंट्री जो डलेगी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज उसे अब उस अमाउंट को पे करने का टाइम आ गया, लायबिलिटी को बंद करने का टाइम आ गया। कितने बच्चों के बात समझ आ गई?
ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, प्रोविजन ऑन डीकमीशनिंग पे बात करना इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात है ही नहीं इसमें। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर क्यों प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, मैंने बता दिया। और एक अनवाइंडिंग का फैक्टर याद रखना कि 3 साल बाद 2 लाख पे करेंगे, पेमेंट की एंट्री तीसरे साल बाद, बुक करने की एंट्री आज, उसके बीच में जो गैप है उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट अक्रू करते चले जाओ ताकि 3 साल बाद आपका 2 लाख से टोटल लायबिलिटी क्रिएट हो जाए। तो देखो ना बेटा, अगर मैं ऐड करके दिखाऊं, आपने तुम्हारे लिए आपने स्टार्ट किया था 1,50,200 से, फिर आप इंटरेस्ट अक्रू करोगे 15,020, फिर करोगे 16,522, फिर करोगे 18,258। देखो 2 लाख से आप अपनी टोटल लायबिलिटी बढ़ा लेंगे। गाइज ये सम अच्छा लगा क्या? मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू 2 कॉन्सेप्ट्स कवर किए, वन इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग एंड द सेकेंड इज व्हाट, अनवाइंडिंग। एम आई क्लियर? यस मैम। चलो, बच्चे कह रहे मैम इतना टाइम लगाएंगे हम एक क्वेश्चन में। बेटा कुछ भी करेंगे वो परफेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे वो परफेक्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मैम जीएसटी है क्या हमारे सिलेबस में? बेटा जीएसटी तो है आपके पास। अगर जीएसटी की कोई भी चीज़, अगर किसी भी परचेज वैल्यू में जीएसटी आ जाए तो ये प्रोफेशनल बच्चा, फाइनल का बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मैम जीएसटी हमको करने का है क्या। 100% जीएसटी आपको लगेगा। तो पहला क्वेश्चन भी हाउ टू कैलकुलेट द असेट की कॉस्ट, दूसरे क्वेश्चन में भी आई थिंक आई एम बेस्ड ऑन दैट ओनली। लेट अस सी। सी लिमिटेड सेटअप अ प्लांट, एक प्लांट खरीदा जिसकी परचेज प्राइस कितनी है 5 लाख और उस पर जीएसटी लगता है 18%, 18% इंट्रा विद इन द स्टेट। तो हमेशा ये 2 पार्ट में होता है, 9% CGST, 9% SGST, उसी को कंबाइन 18% बोल देते हैं। बट हमें बुक्स में इंट्रा का हमेशा सेपरेट करके दिखाना पड़ता है। फ्रेट 20,000, उस पर भी बाई जीएसटी है तो 9% याद रखना। परचेज पे जीएसटी है, फ्रेट पे फिलहाल जीएसटी है। आगे तो असेट खरीदा उसकी कॉस्ट आएगी, फ्रेट पे किया लाने पे उसकी कॉस्ट ऐड होगी। एम्प्लॉय को पे किया 10,000 ताकि वो इंस्टॉल कर दे, ये 10,000 की भी कॉस्ट आएगी। आफ्टर द प्लांट वॉज पुट टू यूज, प्लांट पुट टू यूज में आ गया, ओ मेंटेनेंस कॉस्ट। अरे एक बार प्लांट पुट टू यूज पे आ जाता है ना बच्चों, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड नहीं होती। दिखाऊं क्या मैम? एक बार दिखा दो प्लीज, एक बार दिखा दो। दिखाती 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 दिखाती। एसेट का पुट टू यूज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। वंस द एसेट हैज बीन पुट टू यूज फिर मैटर नहीं करता, फिर वो मैटर नहीं करेगा, उसके बाद आप उस पर कुछ भी खर्चे करो। असेट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट, हैज़ टू बी इनटू पुट टू यूज कंडीशन। 1 सेकेंड बेटा, जर्नल एंट्री, ट्रीटमेंट, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, one second बेटा, क्योंकि मैं if future more cost can be stand by equipment by index to। गाइस अगर आप एक और बार स्क्रॉल डाउन किया और मुझे नहीं दिखाना तो फिर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट है मैंने मार्क किया है अपनी बुक में। डिसमेंटलिंग, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन, ओपनिंग, इनॉग्रेशन, सेलिंग, integral, treatment of income through provision for decommissioning, recognition, abnormal exchange, accumulated depreciation. So guys, I'm not finding it, but it has been really said. हाँ ये रहा ना, वंस असेट इज अवेलेबल फॉर यूज, आपने इसको यूज में डाल दिया या नहीं डाला वो मैटर नहीं, वंस इट इज अवेलेबल फॉर यूज उसके बाद के सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते हैं। चलो तो ये बात मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता दी, तो इस कॉस्ट को हम ले लेंगे। मेजर द इनिशियल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, आपको क्वेश्चन में मेजर करके देना है
एंड पास द जर्नल एंट्री। इसका मतलब सिर्फ खरीदने की जर्नल एंट्री पास करनी है। फ्यूचर में डिसमेंटलिंग कॉस्ट 30,000 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 20 दी है, तो फ्यूचर के डिसमेंटलिंग कॉस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन में दे दी है। पहले मेजर कर लेते हैं, बाद में जर्नल एंट्री डाल देंगे, एज सिंपल एज इट इज। चलो, आई हैव क्वेश्चन विथ मी, सो आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड आप अपने पीडीएफ में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको मेजर करती हूँ, मेजर दी कॉस्ट ऑफ असेट। बच्चे कह रहे हैं मैम बहुत मजा आ रहा है। आई नो बेटा, शिद्दत से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलो क्वेश्चन को रीड करेंगे। मैंने कितने में खरीदा, इसकी परचेज प्राइस है 5 लाख। मैम शॉर्टकट्स अलाउड है बेटा, लिखना पड़ेगा। याद रखना, इसमें मैं बाद में जीएसटी कैलकुलेट करूंगी, बिकॉज जीएसटी कभी भी असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, याद रखना, बिकॉज हम उसका क्रेडिट लेते हैं। रिफंडेबल, एडजस्टेबल जिसका क्रेडिट लेते हैं वो असेट की कॉस्ट में नहीं होता। हाँ, अगर नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, तब वो असेट की कॉस्ट में मानेंगे। ये मेरे एडजस्टेबल है, इनपुट क्रेडिट लेने वाले हम, तो इसको असेट की कॉस्ट में नहीं लेंगे। चलो, फ्रेट असेट की कॉस्ट होती है, कितना है बेटा 20,000। फिर मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस कितना है बच्चा, मैंने 10,000 का पे किया है। एम्प्लॉय एक्सपेंस के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा नहीं, और अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो डिसमेंटलिंग का है वो कितना है बच्चा 12,000। तो मेरे असेट की कॉस्ट आएगी 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000। तो मुझे बताओ मेरे असेट की कॉस्ट कितनी आएगी। मेरे प्लांट की कॉस्ट आएगी 5,42,000। अब मैं आपको बताती हूँ सम को कैसे करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्लांट खरीदा 5,42,000 का, बेटर। अब इन दोनों पे 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दो। 5,20,000 पे 9% इनपुट सीजीएसटी 46,800 और इनपुट एसजीएसटी 46,800। अब बेटा याद रखना, हम अज्यूम करेंगे कि जीएसटी ये सब बैंक में पे हो चुका है, तो टू बैंक, और इसका सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, मैं इसको डीकमिश कर देती हूँ। ये तो हमें पता है 12,000 है, कहना इसे ये अनपेड है। ऑब्वियसली मैम ये हमेशा अनपेड ही रहता है, बिकॉज ये पे ही बाद में होता है। बाकी को बैलेंसिंग फिगर दे दो बिना दिमाग लगाए। 5,42,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800 माइनस 12,000, ये आएगा 6,23,600। दिस इज वॉट हैज बिन पेड फ्रॉम बैंक। तो गाइज फिर से कह रही हूँ, असेट की कॉस्ट में क्या क्या आता है। असेट की कॉस्ट में उसकी कॉस्ट, अगर ट्रेड डिस्काउंट है माइनस कर देंगे, उसके अलावा उसको लाने तक का खर्चा एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, वो टैक्स देंगे जो एडजस्टेबल नहीं है, करेक्ट। जो रिफंडेबल है उसको नहीं लेंगे, नॉन रिफंडेबल वाला लेंगे। एंड जीएसटी तो मेरा एडजस्ट हो सकता है, हम क्रेडिट ले लेते हैं, बट ये वाले जीएसटी की एंट्री हम परचेज में ऐड नहीं कर रहे हैं, इसका एंट्री तो लेनी पड़ेगी ना भाई, जीएसटी पे किया है। तो बच्चों प्लीज एग्जाम में ये मत कहना पीपीई का चैप्टर है जीएसटी थोड़े पढ़ना है। गाइस इंस्टीट्यूट अगर नहीं भी बोले तो मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा ये जीएसटी दिखा के आए, बिकॉज इससे प्रोफेशनल बच्चों की नॉलेज की टेस्टिंग होती है। एम आई क्लियर? ये मत बोलना प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ये हाई चांसेस है गलती होने का। बच्चे पूरी एंट्री बैंक से कर देते हैं, बिकॉज इंटर वाली एंट्री की आदत है। पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पहली बार सीखा, बिकॉज इंड एस ने पहली बार इसको जुड़वाया हमसे। फ्यूचर की लायबिलिटी आज बुक कर रहे हैं, लाइक अ प्रोविजन जो आप पीडीडी में करते थे वही तो कर रहे हैं। फ्यूचर का खर्चा आज बुक कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ लायबिलिटी, बट वहां खर्चा बुक होता था, यहाँ असेट क्रिएट हो रहा है थ्रू लायबिलिटी। यस, चलो अगले क्वेश्चन पे आए। यस मैम, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, विच वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ परचेज एंड how to measure the purchase price of the asset. I hope everybody is clear with question number 1 and 2. एक concept का 2 क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी हायर परचेज पे बेस्ड है। आप सबको ये क्वेश्चन आता अच्छे से है,
बट आप इसके चार्ट को देख के ना इतना घबरा जाते हैं ना। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके हायर परचेज के कॉन्सेप्ट को लूंगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हायर परचेज आता है। ऑल प्रोफेशनल CMA फाइनल स्टूडेंट्स, इंटर क्वालिफाइड हुआ, हायर परचेज पढ़ा होगा। ये मत कहना मैम छोड़ के गए थे, बिकॉज अगर आपने मेरा रेगुलर बैच लिया तो मैं हमेशा कहती हूँ हायर परचेज तो छोड़ने वाला चैप्टर है ही नहीं, बिकॉज वो उल्टे मार्क्स स्कोरिंग है, तो उसको तो कभी भी मत छोड़ा करो। यस, चलो आ जाते हैं। रीड एज यूजुअल, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रोविजंस मैम दिखाएगी, फिर हम सबको करेंगे। ऑन 1 अप्रैल, बच्चों वॉइस ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना बेटा? अगर कुछ तकलीफ आएगी तो बता दीजिएगा, अगर कुछ गलती हो गई तो आपके करेक्शंस हमें सुधार देंगे, हम अपने सिस्टम को और बेटर अपग्रेड कर देंगे एंड इससे जो हमारा मोटो है आप तक पहुंचने का, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का, वो रुकेगा नहीं। तो गाइज अगर कुछ ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आए डू लेट अस नो, सो दैट हम इमीडिएटली आपको एक नया वीडियो बना के भेज देंगे। आते हैं, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन। बच्चे कह रहे मैम पानी नहीं पीने का ब्रेक दोगे, आप भी नहीं पियोगे? अच्छा चलो, आप भी पानी पियो, मैं भी पानी पीती हूँ। आप में से कोई भी पानी नहीं पी रहा होगा, गारंटी। बताओ क्या कर रहा होगा? सबसे पहले मोबाइल उठा के इमीडिएटली उठाया होगा और व्हाट्सएप को स्क्रॉल किया होगा। सच्ची बताओ कितने बच्चों ने किया? मैम आप भी तो यही कर रहे हैं, नालायक, आप भी तो यही कर रहे हैं। तो गाइज आप सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं अपने व्हाट्सएप को। चलो आते हैं पॉइंट पे। ऑन 1 अप्रैल 2022, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिशिएशन के चैप्टर में भी मैं आपसे कहती थी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंड AS 16 में भी मैं कहती हूँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे तो मेजर मार्क्स अगर आप लोगों को पता हो कि आप एग्जाम में जाते क्यों हैं, डेट ही गलत देखते हैं। ईयर तो सुबहान अल्लाह है हमारा, वही चीज़ यहाँ कर रहे हो। ऑन 1 अप्रैल 22, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफर्ड फॉर सेल एट 10 मिलियन, मतलब अगर आपको उसको खरीदना है तो 10 मिलियन में खरीदना है और उसका पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, 33,33,333 ओवर 2 ईयर, 2 सालों में उसका पेमेंट आना चाहिए और 3 इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब एक पेमेंट इमीडिएट हो रहा है। देखो ना, 1 अप्रैल 22 खरीदा भी 1 अप्रैल 22, इसका मतलब पहला वाला इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट, दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट 1 साल के एंड पे, तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर में। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 1 साल के बाद, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 साल के बाद, थर्ड इंस्टॉलमेंट 3 साल के बाद। ये किधर लिखा है कि अगर इंस्टॉलमेंट के आगे 1 लिखा है तो ईयर एंड भी 1 होना चाहिए? ना बच्चों ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स डाउन पेमेंट। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमेशा होगा, क्वेश्चन ने बोल दिया कि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट है तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट हो सकता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, थर्ड इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर के एंड में। मैम क्या करना है? पेशेंस, तुम घबराते बहुत जल्दी हो। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग फैक्टर, मैम हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं पसंद, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का रेट दिया है 5.36% पर एनम। ओके मैम, शो हाउ द प्रॉपर्टी विल बी रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस टू इंड AS 16 एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को बताऊं क्या? आप सुनो, क्या मैं कह सकती हूँ कि आज मैंने 1 अप्रैल 22 को असेट खरीदा? हाँ मैम, 33,33,333। बाबा मैम कैसी फिगर है, चलो मैं इसको 33 लाख बोलूँ क्या? 33 लाख इमीडिएट पे कर दिया बैंक में। हाँ मैम, बाकी पेमेंट करना बाकी है। यस, बट बाकी पेमेंट में बच्चों जरा सोचो ना, एक्सटेंशन ले रहे हैं हम 2 सालों का, एक इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, लेफ्ट आउट मनी 2 साल बाद, खरीदा आज है, पेबल 2 साल बाद हो रहा है पूरा अमाउंट, सामने वाला इंटरेस्ट ऐड करेगा या नहीं करेगा? वो तो करेगा, मैंने जो उससे प्लांट खरीदा उस पर वो इंटरेस्ट ऐड करेगा ही करेगा। और मेरा ये जो इंस्टॉलमेंट है 33,333 का 1 साल बाद, उसमें इंटरेस्ट एडेड है, 2 साल बाद उसमें भी इंटरेस्ट एडेड है। और इंड AS 16 बोलता है अगर पेमेंट में डेफरमेंट हो रहा है, पेमेंट में डेफरमेंट हो रहा है
उस पर अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो इंटरेस्ट असेट की कॉस्ट नहीं होती। तो अगर आप सोचोगे कि मैंने 33,33,333 पे किया है, तो टोटल पेमेंट अमाउंट 99 लाख 99 लाख 99 लाख 19 क्या कर रही हूँ मैं बेटा, हाँ 99,99,999 इतना अमाउंट अगर आप पे कर रहे हो, इतने को आप असेट की कॉस्ट नहीं मान सकते, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट एडेड है और सेकेंड ईयर का वापस से इंटरेस्ट एडेड है, और इंटरेस्ट का कंपोनेंट असेट की कॉस्ट में नहीं आता। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोविजन में लिखा हुआ है। तो डेफरमेंट इन पेमेंट इज नॉट एलिजिबल, इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट, बट वो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज नॉट एडेड इन द असेट की कॉस्ट। एंड दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन आपसे मांगा गया है कि भाई पेमेंट तो हमने किए इतने और पेमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट घुसा हुआ है, बट मैं इंटरेस्ट ले नहीं सकती, तो मुझे इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट से इंटरेस्ट वाला अमाउंट निकालना पड़ेगा, तभी तो ओरिजिनल अमाउंट मिलेगा। हायर परचेज चैप्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट दिखाती हुई प्रोविजन किधर लिखा है। रिवैल्यूएशन चन 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 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एक्सचेंज। हाँ देखो बेटा देखो, इन केस पेमेंट ऑफ डेफर बियॉन्ड नॉर्मल, अगर देयर इज अ डेफरमेंट, इसको इतनी अंग्रेजी में नहीं समझेंगे, वन लाइन समझेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस एंड द टोटल इन पेमेंट इज द इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट इज नॉट एडेड टू द सच अनलेस सच, वो ये वाला पॉइंट एक बार छोड़ दो, ये वाला पॉइंट एक बार छोड़ दो। मतलब इफ कैश प्राइस एंड पेमेंट में बिकॉज ऑफ द डेफरमेंट गैप है, वो गैप इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट कभी भी असेट की कॉस्ट में नहीं आता। एक ही सिचुएशन में आता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, रेगुलर बैच वाले बच्चों ने पढ़ लिया है, वो है बोरिंग कॉस्ट में, विच इज इंड AS 23, जो क्लियरली कहता है कि अगर असेट एक क्वालिफाइंग असेट है, और फिक्स असेट से क्वालिफाइंग असेट बन सकता है, और उसको बनाने के लिए आपने कहीं से लोन लिया है, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो असेट की कॉस्ट में ऐड होता है, विदाउट गेटिंग इनटू दिस तामझाम ऑफ सो मच ऑफ डिटेल प्रोविजन। कॉन्क्रीट क्रिस्प, ध्यान से सुनिए, एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आपका डेफरमेंट है, इंटरेस्ट इज नॉट एडेड टू दी असेट कॉस्ट, एंड अगर आपका असेट क्वालिफाइंग असेट की डेफिनेशन में गिरेगा, वो आपको इंड AS 23 बताएगा, तब उसके इंटरेस्ट को असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर में बोरिंग कॉस्ट पढ़ नहीं रहे हैं, क्वालिफाइंग एसेट्स कोई भी नहीं है, इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, वन लाइन रूल। कितने बच्चों को बात समझ आ गई? समझा मैम? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ गई क्या? यस मैम। अब हम इस सम को सॉल्व करें क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 3। मैम क्या करें? क्या करोगे? सम सॉल्व करेंगे। चलो मैं क्वेश्चन यहाँ रीड करती हूँ। सबसे पहले जर्नल एंट्री डालने से पहले मैं आपको बताती हूँ हमें क्या कंप्यूट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, और जब मुझे कैश प्राइस मिल जाएगा तब मैं एक और चार्ट बनाऊंगी। मुझे बताओ वो किस चीज़ का? कंप्यूटेशन ऑन इंटरेस्ट, बिकॉज हमारे इस क्वेश्चन में कैश प्राइस भी मिसिंग है, इंटरेस्ट के अमाउंट भी मिसिंग है। याद करो बेटा, हायर परचेज में हम कितने सारे केस करते थे। कैश प्राइस इज गिवन, इंस्टॉलमेंट इज गिवन, इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, कैश प्राइस इज गिवन, इंस्टॉलमेंट नॉट गिवन। कुछ कॉम्बिनेशन के 6-7 कॉम्बिनेशन हम सब करते थे, 6-7 केसेस हमने किए थे, उनमें से एक केस लिए और क्या। अब देखो इसको करने का तरीका मैं आपको एकदम इजी तरीके से सिखाती हूँ। मुझे बताओ, यहाँ लिखो कैश प्राइस, ओके मैम, यहाँ लिखो इंस्टॉलमेंट। एक बार देखो, डाउन पेमेंट मतलब 0 ईयर, डाउन पेमेंट मतलब 0 ईयर, इसका इंस्टॉलमेंट कितना था? 33,33,333। ओ माय गॉड, मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है, आपका भी हो रहा है क्या? यस मैम। फर्स्ट ईयर के एंड में ये बिगिनिंग, ये एंड, और ये भी एंड। एंड में हम दे रहे हैं इतना अमाउंट, करेक्ट? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, मेरा पूरा पेमेंट
लिख देंगे बेटा 1000 इतना होता है। अब बेटा ध्यान से देखेंगे, हमको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है। एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? 5.36। उसी को हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मानेंगे, क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको मैंने ये सिखा रखा था 100 डिवाइडेड बाय 105.36। 10 होता है, मान लो 10% होता है, तो 100 डिवाइडेड बाय 110, 5% है, 100 डिवाइडेड बाय 105। मान लो 5.36 है, 100 डिवाइडेड बाय 105.36। अब देखो क्या होगा, 0 ईयर पे तो बेटा इंटरेस्ट चार्ज हो ही नहीं रहा है, देयर इज नो इंटरेस्ट। अभी की अभी जो पेमेंट हुआ है भाई, अभी की अभी जो पेमेंट कर दिया मैंने, जितना इंस्टॉलमेंट पे किया वही मेरा कैश प्राइस है, तो यहां पर तो कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। हाँ मैम, यहां पर कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। अब बेटा सोच के बताओ, 1 साल बाद जो मैं ये अमाउंट पे कर रही हूं, इसमें इंटरेस्ट घुसा हुआ है। 1 साल बाद जो मैं अमाउंट पे कर रही हूँ, इसमें इंटरेस्ट घुसा हुआ है। अगर मैं इससे इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकाल दूं, तो अपने आप हमें इसका कैश प्राइस मिल जाएगा। तो गाइज ध्यान से देखेंगे, आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज योर फैक्टर? 0.949। 0.949। आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर? 0.949 मल्टीप्लाई कर लो इंटू 0.949, ये आएगा 31,633,333। अब बेटा 100 डिवाइडेड बाय 105.36 1 साल बाद, तो 2 साल बाद भी निकाल लो 105.36, ये कितना आ रहा है? 0.901, बिकॉज हम 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं। तो बताओ इसका कितना आएगा? 33,333 इंटू 0.901, इट विल कम करेक्ट। मिला कि आपको बच्चा कैश प्राइस। तो डाउन पेमेंट हमेशा कैश प्राइस का पार्ट होता है, आपको पता है। 1 साल बाद का इंस्टॉलमेंट आज का क्या, 2 साल का बाद का इंस्टॉलमेंट आज का क्या। मैंने उसमें सिंपली क्या किया, 1 साल बाद का 1 रुपया आज का कितना, 2 साल बाद का 1 रुपया आज का कितना, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल दिया। चलो ऐड कर लो बेटा इसको, 33,333,333 प्लस 3163,333 प्लस 30,03 तो ये आएगा, राउंड ऑफ कर दिया बेटा मैंने, दिस विल बी योर 95 lakh। तो कैन आई से द कैश प्राइस इज 95 lakh? द कैश प्राइस ऑफ द प्लांट परचेज इज 95 lakh। एनी कंफ्यूजन? अब बेटा हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिंपली देखो, कैश प्राइस कितना है बेटा? 95 लाख। आपने 0 ईयर में ही कितना पे कर दिया? 33,33,333। तो बताओ मेरा आउटस्टैंडिंग कितना बचा 0 ईयर की एंड में? मेरा आउटस्टैंडिंग बचा 61,66667। और आपको पता है हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है 5 पॉइंट, क्या रेट है बच्चा? 5.36 है ना? हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5.36 का अगर परसेंटेज निकालेंगे 36%, इंटरेस्ट आएगा मेरा 330,533। याद करो बेटा, ये हम करते थे इन हायर परचेज में। इंटरेस्ट निकल गया। अब मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट कितने का था? 33,33333, 33,33,333 में ये इंटरेस्ट घुसा हुआ है। अगर मैं ये इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे कैश प्राइस का कंपोनेंट मिल जाएगा। यस मैम। तो कैश प्राइस फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कितना पे किया? तो बताओ अब कितना आउटस्टैंडिंग बचा? ये आएगा 31,63,867। अब फिर से मुझे बताओ आपका इंस्टॉलमेंट कितना है? अगेन बिना दिमाग लगाए
द डिफरेंस इन इंस्टॉलमेंट एंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इज माई इंटरेस्ट इन द लास्ट ईयर। ये आपको बताया भी गया था, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कभी निकाला मत किया करो, डिफरेंस को ही डाल दिया करो, बिकॉज इससे आपका कैश प्राइस क्या हो जाता है, निल हो जाता है। आई होप तुम्हें हायर परचेज में याद है, कैश प्राइस आफ्टर डाउन पेमेंट का जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है 1 साल के लिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ब्याज लगता है, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में घुसा हुआ होता है। इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट निकाल देंगे तो अपने आप कैश कंपोनेंट मिल जाता है। यहाँ तक आई होप दो सारे बच्चों ने ये कंप्यूटेशन कर लिया। हमने क्यों किया पहले तो समझो। कैश प्राइस कंप्यूट किया बिकॉज हमें एंट्री करनी थी, वो कैश प्राइस से होती है, और हमें इंटरेस्ट की भी एंट्री डालनी पड़ेगी बिकॉज एवरी ईयर इंटरेस्ट अक्रू करना है, एवरी ईयर इंटरेस्ट को पीएनएल से राइट ऑफ करना है, एंड एवरी ईयर हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है। मुझे ये सारी एंट्री दिखानी है, तो इसीलिए हमें ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। कितने बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ गई? तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री करना। फर्स्ट क्या थी डेट बेटा मेरी? 1 अप्रैल 2022। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा, इसे ध्यान से करना, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 2022 में प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखेंगे 95 लाख। उसी दिन हमने पेमेंट बैंक की कर दी 33,33,333। जो नहीं पे किया वो पेबल दे दो, पेबल अकाउंट में चला जाएगा। कितना? 90। ये ऑब्वियसली मैं चार्ट से भी निकाल सकती थी, ये वाला ही अमाउंट आएगा जो आउटस्टैंडिंग है, चेक कर लो। ये आएगा 61,66,000, 61,66,667। एम आई क्लियर? फिर हम ईयर एंड पे आएंगे 31 मार्च 23। पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। बताओ क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेएबल अकाउंट, पहले ड्यू करेंगे। कितना इंटरेस्ट ड्यू करोगे बेटा? 3,30,533, 3,30,533, 3,30,533। फिर इसी दिन आप अपने पेएबल अकाउंट को एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। बताओ क्या एंट्री होगी? पेएबल अकाउंट डेबिट 3 लाख, ओ नहीं, कितना पे कर रहे हो? 33,33,333 टू बैंक 33,33,333। और डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं चार्ज नहीं कर सकती, बोलता तो मैं चार्ज करती। और ये वाला नॉमिनल अकाउंट जो है कौन सा, इंटरेस्ट कहाँ से क्लोज कर देंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना आएगा बेटा? 3,30,000, 3,30,533, 3,30,533। एक बार और आगे बता देती हूँ अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है। 31 मार्च 24 आ जाएगा। फिर से इंटरेस्ट को पे ड्यू कर दो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल, कितने से? 1,69,466, 1,69,466 पे कर दो। पेबल अकाउंट को आप कितना पे कर रहे हो? हम पेबल अकाउंट को पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं। आई एम टेकिंग स्पीड नाउ बिकॉज ये वाली चीज़ रिपीट हो रही है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब याद रखना, फिक्स एसेट्स का खाता चलता है कैश प्राइस से, बट लायबिलिटी का खाता चलता है इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों से। और क्वेश्चन में पढ़ते हम पीपीई हैं, बट एंट्रीज में सारी एंट्रीज मांग ली जाती है, चाहे वो पीपीई से रिलेटेड हो या लायबिलिटी से रिलेटेड हो उसके। अब आप पीएनएल से क्लोज कर दो। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,69,466, 1,69,466। कितने बच्चों को ये समझा? मैं यहाँ डेट लिख देती हूँ अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपको ये बात समझ आ गई क्या? अगर आपको इस इंटरेस्ट निकालने में तकलीफ है तो बेटा आपको थोड़ा सा अपना हायर परचेज रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको हायर परचेज आ रहा है। और ये वाला एन्यूटी वाला मेथड हम हायर परचेज में भी सीखते हैं। अगर आप याद रखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम उसका कैश प्राइस निकालते हैं और फिर हम उसके बेसिस पे उसका फिर रिकैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए।
जनरली एक चार्ट बनता है जब सारे फिगर्स या रिक्वायरमेंट अवेलेबल हो, बट अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल नहीं होती तो हमें हायर परचेज में भी 2 चार्ट बनाना पड़ता था, कैश प्राइस के लिए अलग और इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग। वही मैंने यहाँ किया, पहले कैश प्राइस निकाला, कैश प्राइस रहेगा तो ही तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो कैश प्राइस 95 लाख है। अगर आप ध्यान से देखोगे 95 लाख और 100 लाख में 50 लाख का जो डिफरेंस है ये इंटरेस्ट का ही मेजर फैक्टर है। ऐड कर लो, ये 50 लाख होगा, 5 लाख होगा, सॉरी, हाँ 5 लाख का डिफरेंस आएगा, 169,466, दैट इज 5 लाख का डिफरेंस। तो याद रखना 95 लाख एंड 100 लाख में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 लाख। एंड ये मैंने चेक भी करा दिया, देखो ये टोटल डिफरेंस 5 लाख का यहाँ से मैच भी हो गया। और ये दोनों के बीच का कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट का एग्रीगेट के बीच का डिफरेंस हमेशा ही क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता है, टोटल इंटरेस्ट। गाइज देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझा के ले रही हूँ इसलिए मे बी टाइम जा रहा है, बट अगर मैं बहुत स्पीड में ले ली तो मुझे समझेगा नहीं कि आप लोगों का पहले से पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। अगर आप में से किसी भी बच्चों को लगता है कि मैम ये क्वेश्चंस आप स्पीड में ले सकते हैं, डू नॉट वरी, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मैम टेक दो सम्स प्रैक्टिस एंड स्पीड, ताकि आई हैव अ क्लैरिटी, यू आर अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट। आपने पहली बार भी सम्स कर रखे हैं, आपको सिर्फ एक फटाफट प्रैक्टिस कराने के लिए यू नीड अ हेल्प। इज द पॉइंट क्लियर? अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मैम जो स्पीड है वो परफेक्ट है, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लीजिए, ताकि एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं। अकॉर्डिंगली इन माय नेक्स्ट वीडियो आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज माय स्पीड। अगला क्वेश्चन, तो गाइज ये डेफोमेंट का एक क्वेश्चन मैंने उठाया ताकि आपको पता रहे कि डेफोमेंट पे इंटरेस्ट अप्लाई असेट की कॉस्ट में नहीं होता, बट इंटरेस्ट ड्यू करना होगा और इंस्टॉलमेंट से पे करना होगा। मैम ये फोर्थ वाला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे? अगेन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं एक असेट देना दूसरा असेट लेना, और इस पे भी इंस्टीट्यूट बहुत क्वेश्चंस बनाता है। इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट। देखेंगे बच्चा, नेशनल लिमिटेड ओके ओज लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब इस कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है विच आर कैरिड, इसका मतलब ये ओल्ड असेट है, याद रखना ये ओल्ड असेट है, विच आर कैरिड इन इट्स बैलेंस शीट एट द कैरिंग अमाउंट, ये इस असेट का कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। और इसी असेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 15 मिलियन, मतलब ओल्ड एसेट का कैरिंग अमाउंट भी दिया है और ओल्ड एसेट को आज अगर खरीदने जाओगे तो इसकी फेयर वैल्यू भी दी है, ठीक है। इट एक्सचेंजेस द लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देता है और क्या लेता है बेटा? प्राइवेट जेट। कैन आई से प्राइवेट जेट इज माय न्यू असेट? ओके, प्राइवेट जेट एक नया असेट है जिसकी फेयर वैल्यू 20 मिलियन है, मतलब आज उसको खरीदने जाएंगे तो 20 मिलियन का मिलेगा, और हमें उसको खरीदने के लिए अगर मैंने इसको एक्सचेंज किया तो 20 मिलियन के असेट के लिए मैं ये लैंड एंड बिल्डिंग एक्सचेंज कर सकती हूँ, बट उसके अलावा 3 मिलियन और देना पड़ेगा कैश में। क्वेश्चन कह रहे हैं क्या इंड एस इस पे बातें करता है क्या, और अगर करता है उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री करके दिखाइए। गाइस this is based on the concept of exchange, this is based on the concept of exchange, commercial substance lacking commercial substance, a very important concept। एक बार देखें, क्या याद आया क्या तुम्हें? yes, एक बार इसको देखेंगे बेटा, इस प्रोविजंस को देखो, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी लेवल पे हो, कहीं पर भी कोई भी चैप्टर पढ़े, असेट जब आपके पास से निकलता है ना कैरिंग अमाउंट पे ही निकलता है, तो उसके ऊपर कभी भी कोई एएस डिस्कस नहीं करेगा, इट इज अंडरस्टूड। अब जो असेट आप ले रहे हो उसके ऊपर इंड एएस 16 कुछ बोल रहा है, ऊपर की हेडिंग को एक बार छोड़ दो, वो मैं नहीं ले रही। अगर आप कोई असेट खरीद रहे हो तो मतलब ले रहे हो, एक्सचेंज भाई एक्सचेंज, अगर देयर इज एन एक्सचेंज, सॉरी ये क्या मैं इफ देयर इज एन एक्सचेंज, एक्सचेंज हैज कमर्शियल सब्सटेंस, एक्सचेंज हैज कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब मैं आपको वन लाइन में बताऊं क्या? जैसे कि ये वाला एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्राइवेट जेट लिया, दोनों असेट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, वन लाइन रूल। और व्हेन अ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है लाल वैगन आर दी, काली वैगन आर ली,
मतलब सेम क्लास ऑफ असेट अगर एक्सचेंज होता है वी कॉल इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब प्राइवेट जेट दिया, प्राइवेट जेट लिया, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। बट लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्राइवेट जेट लिया, कमर्शियल सब्सटेंस। द पॉइंट इज दिस। बट ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कमर्शियल सब्सटेंस वाला केस है। इंस्टीट्यूट कहता है कि आप जो पीपी एक्वायर कर रहे हो ना, तीनों में प्रायोरिटी में जो पहले अगर वो वैल्यू दी है तो वो यूज करेंगे, जो दूसरी है वो यूज करेंगे, वो नहीं हो तो तीसरा यूज करेंगे। तो उन लोगों ने कह दिया है अगर आपके पास जो असेट गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू अगर दी हुई है, वो वैल्यू प्लस आपने अगर कोई कैश पे किया तो उसमें ऐड कर लेना, वो वैल्यू पे आपका असेट एक्वायर होगा। मतलब असेट एक्वायर्ड वाले का फेयर वैल्यू नहीं देखना है, जो असेट आप गिव अप कर रहे हो उसका फेयर वैल्यू और कोई अगर कैश पे कर रहे हो उनको ऐड करो, वो आपके नए असेट का डेबिट अमाउंट होगा। ओके, अगर वो नहीं दिया हुआ है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड वो तब यूज करना जब फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप नहीं है, तब फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। वो भी नहीं है तो एंड में तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश कंपोनेंट इफ एनी, ये एक रूल है। एंड उसके अलावा अगर आप लैक कमर्शियल सब्सटेंस है तो आपके केस में कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, रिकॉग्नाइज पीपीई एक्वायर्ड, एड कैरिंग अमाउंट एंड कैश पे। इसका मतलब अगर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस है तो सिर्फ कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड असेट प्लस कैश इज इंपॉर्टेंट। बट अगर आपका कमर्शियल सब्सटेंस का केस है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन और कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, दिस इज द सीक्वेंस। एंड कैश का कंपोनेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर देखेंगे हमारे क्वेश्चन में हमारे ऊपर क्या लग रहा है। मैम फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप इज देयर, तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड किसी काम का नहीं है। इंक्लूड द कैश कंपोनेंट, इंक्लूड द कैश कंपोनेंट। एम आई क्लियर? अब गाइस देखेंगे इसकी एंट्री कैसे करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था बताइए? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले तो न्यू एसेट जिसका नाम क्या है बच्चा, प्राइवेट जेट। बच्चा इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दी भी है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, 15 मिलियन। और मैंने आपको कह दिया था जो कैश आप देते हो वो भी तो उस असेट की कॉस्ट में आएगा, ऐड कर दो तो ये आया 18 मिलियन। एम आई क्लियर? तो गाइस आपने क्या एक्वायर किया? प्राइवेट जेट। कितने का? 18 मिलियन। बहुत बढ़िया। आपने क्या गिव अप किया? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कैरिंग अकाउंट पे 10 मिलियन। बहुत बढ़िया। आपने कितना पेमेंट कैश या बैंक से किया? 3 मिलियन। और भी बेहतरीन। और जो डिफरेंस है वो कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कितना? 5 मिलियन। कहानी खत्म। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। क्या आप लोगों को समझ आया? असेट एक्सचेंज फॉर अनदर असेट, चेक कमर्शियल सब्सटेंस, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। बच्चे कह रहे हैं मैम ये तो बहुत ही अच्छा सेशन हो रहा है, एक सम उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहे हो और हमें बता रहे हो कि ये है। बट यस, पहले से ये इंड एस पढ़ा हुआ होना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग दैट। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैम ये इंड एस ही हमारा नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ लिखिए कि मैम ये इंड एस का पूरा वीडियो हमें बना के दीजिए, ताकि मैं आपका इसका पूरा का पूरा वीडियो आपको दे दूँ, ताकि आप पूरा इंड एस रिवाइज कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ेंगे। एक्टिवा लिमिटेड हैज़ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी इनिशियल कॉस्ट 1 लाख है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, जब हमने उसको रीवैल्यू करने की सोची तो एक्यूमुलेटेड वाले भैया के पास था 55,000। मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। करेक्ट? The fair value of the asset referred to the transaction in similar asset. Finally, हमने इसकी जब fair value assess की तो ये आई 65,000।
फाइनली हमने जब इसकी फेयर वैल्यू देखी तो ये आई 65,000 रीवैल्यूड अमाउंट, बेसिकली रीवैल्यूएशन किया, रीवैल्यूएशन किया। अब गाइस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि आपको कौन से मेथड से करना है, अब कह रहा है सिर्फ एंट्री पास करो। पहले तो मैं आपको कुछ सिखा देती हूँ कि जब भी देयर इज अ रीवैल्यूएशन इन डे 16 कहता है 2 ways you can treat it। अब आप देखेंगे whenever there is a revaluation always you need to check कि ओरिजिनली आप एंट्री कैसे डालते थे। देखो रीवैल्यूएशन मेथड, रीवैल्यूएशन मॉडल कहता है यू कैन रीवैल्यू ऑफ असेट्स, नो प्रॉब्लम, फिक्स असेट्स जब आपको ज़रूरत हो, ईयरली 3 साल में एक बार, ठीक है, ये तो एक अलग बात है, वो थेरेटिकल है, फॉरगेट अबाउट इट। बट अब पॉइंट ये है कि रीवैल्यूएशन करे क्या। रीवैल्यूएशन करने के 2 तरीके हैं। इफ डेप्रिसिएशन आप पीपीई में ही चार्ज कर रहे हो, देखो यहाँ लिखा है इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन पीपीई, अदरवाइज इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन, अदरवाइज इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। बट इंस्टीट्यूट क्लियरली कहता है अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी मेंटेन किए हो तो उसमें भी 2 मेथड है। वन इज एलिमिनेटिंग मेथड, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरा मेथड है रीस्टेट। ये आपके इंडेक्स में लिखा है, जिसको मैं 1 मिनट में समराइज करती हूँ। पॉइंट ये है अगर आपके असेट रीवैल्यू हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट देखेंगे, आप चेक कर लेना कौन सी पोजीशनिंग में आपकी बैलेंस शीट है। अगर फिक्स असेट की कॉस्ट, फिक्स असेट्स नहीं बोलना गलत हो जाएगा, मान लो पीपी 100 है, यहां से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो तो ये वो मेथड है जहां पर आपकी असेट की कॉस्ट आती ही नेट वैल्यू पे है आफ्टर डेप्रिसिएशन। बट अगर आप ये वाला मेथड मेंटेन करते हो जहां पर डेप्रिसिएशन असेट को नहीं घटाते हैं, हम उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी साइड रख देते हैं, तो याद रखना अगर इस की सिचुएशन में आप खड़े हो और आपको रीवैल्यूएशन करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, चुपचाप इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इधर ले जाओ, असेट को नेट पे ले आओ और फिर रीवैल्यू कर दो, जो सबसे आसान है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज वी आर एलिमिनेटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो मुझे सबसे आसान लगता है। एंड जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड। बट दूसरा मेथड क्या बोलता है कि जितने से ये बढ़ाओगे उतने से ये बढ़ाना, एक परसेंटेज का फॉर्मूला कैलकुलेट करना और फिर रीवैल्यूएशन गेन बुक करना, जो फिलहाल मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में आपको बताने वाली हूँ। बट अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कराऊंगी विदाउट क्रिएटिंग एनी कॉम्प्लिकेशन। और ये वाला मेथड तो सबसे आसान होता है अगर असेट ऑलरेडी नेट वैल्यू पे आ रहा है और रीवैल्यूएशन कह रहे हैं, तो नेट वैल्यू और रीवैल्यूएशन वैल्यू का जो भी डिफरेंस है, असेट को बढ़ाओ और रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर लो। एम आई क्लियर? तो गाइज अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाली हूँ, जहां पर अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ, जहां पर अगर मैं आपको बताऊं मेरे बुक्स में मेरा फिक्स असेट्स, सॉरी मैं गलत लिख देती हूँ बेटा, पीपी एक्टिवा बोल दो, मेरे बुक्स में पीपी आ कितने से रहा है 1 लाख और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ कितने से रहा है 55,000। पहले एलिमिनेट करो, इसको उड़ाओ, उड़ाने की एंट्री बोलो क्या होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बंद करना है तो डेबिट कर दो बच्चों 55,000 से, और उतने से आपका पीपी कम हो जाएगा 55,000 से। तो 1 लाख में जब आप 55,000 माइनस कर दिए तो बताओ आपका पीपी कितने का बचा। मैम अगर हम साइड में देखेंगे आपकी इस एंट्री के बाद मेरा पीपीई बचा 45,000 से, और क्वेश्चन कह रहा है हमने इसको रीवैल्यू कर दिया 65,000 से, इसका मतलब 20,000 से हमें इसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने की एंट्री बोलो क्या होगी, पीपी अकाउंट डेबिट और 20,000 से बढ़ाना है टू रीवैल्यूएशन गेन या सरप्लस, जो बोलना है आप बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। सिंस ये अभी एक्चुअली नहीं हुआ है
इसे बुक्स में रिकॉग्नाइज हुआ है, इसको OCI में लेके जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, PNL में, बट ये बातें हम बाद में करेंगे। मेरे इंड AS 1 के वीडियो में ये बातें मैंने क्लियर की है। बस फिलहाल सिर्फ इसको समझो। क्या आप लोगों को समझ आया? दिस इज एलिमिनेशन मेथड, जहां पर मैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देती हूँ सो दैट आपको ये वाला रिवैल्यूएशन डालना आसान हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ रिवैल्यूएशन का पार्ट। अब मैं अगला एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लूंगी एंड उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं सारे क्वेश्चंस और अब करा पाऊंगी, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा, आपको फटाफट उसकी अपडेट मिल जाएगी। अब देखते हैं बेटा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैं लेके क्लास को एंड करूंगी। स्टडी लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, बहुत अच्छी बात है। इट ओज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, वेयर हाउसेज भी हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स भी है, बहुत सारी सिटीज़ में, अच्छी बात है। एंड है सब बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग, कोई वेयर हाउस बिल्डिंग, कोई ऑफिस। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन्स, ऑब्वियसली ऑफिस इज लोकेटेड इन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बिल्डिंग अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग जगह पे, कहीं धुआं ज़्यादा है तो फैक्ट्री ज़्यादा खराब होगी, कहीं सिटी के बीच में है तो फैक्ट्री वेल मेंटेन्ड होगी। स्टडी लिमिटेड मैनेजमेंट वांट्स टू अप्लाई इंड AS रिवैल्यूएशन मॉडल, लगा दे, कोई मना ही नहीं है, ऑल बिल्डिंग्स कैन बी, कंपनी जब चाहे अपने PPE को रिवैल्यू कर सकती है। सब्सिक्वेंटली ऑफिस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, वो कह रहा है मैं सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना चाहता हूँ, बट कंटिन्यूइंग टू यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मतलब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रखना चाहती है, और फैक्ट्री बिल्डिंग, और सॉरी किधर गया बेटा, ऑफिस बिल्डिंग को वो रीवैल्यू करना चाहती है, बट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को वो किस पे रखना चाहती है, कॉस्ट पे, मर्जी। पहला तो पॉइंट ये है, क्या इंड AS इसको एक्सेप्ट करता है क्या? ज़रा आप मुझे बताओगे क्या कि इंड AS 16 एक्सेप्ट करेगा क्या? ऑफिस बिल्डिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, दोनों ही बिल्डिंग। याद है क्या, एक प्रोविजन है इंड AS 16 में विच सेज सिमिलर नेचर, बिल्डिंग का ये मतलब है कि पूरी बिल्डिंग, बिल्डिंग है, आई नो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग है, दोनों ही बिल्डिंग, बट दोनों में फर्क है। एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, एक ऑफिस बिल्डिंग है, दोनों का नेचर अलग है। नाम सेम होने से दोनों पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगेगा इसकी गारंटी नहीं है। ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि इफ यू हैव ग्रुप ऑफ असेट्स एंड ईच असेट्स has a different way या different mode of usage, it doesn't means you need to apply to the entire class of asset। आप अपने अलग अलग asset को use कर सकते हैं। ये यहाँ लिखा है बच्चा, देखो ना, PPE carrying amount, effect of change in policy, impairment, decommissioning, decommissioning, disclosure. Guys, it is written somewhere, whenever you apply any sort of revaluation model, it has to be applied on the entire class of asset, but the entire class of asset like बिल्डिंग में लगा रहे हो तो सारे ऑफिस बिल्डिंग में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ऑफिस बिल्डिंग में लगा सकते हो, बट जरूरी नहीं कि ऑफिस बिल्डिंग में लगाया तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में लगाना कंपलसरी है। तो यस, जो अकाउंटेंट कर रहा है उस कंपनी का वो सही कर रहा है, एब्सोल्युटली कर रहा है, एंड देयर इज नो मिस्टेक एज पर इंड AS 16। तब भी मेरे को पता है, मैंने कहीं लिखा है बच्चा, सेम क्लास ऑफ असेट में अप्लाई होता है, मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बियरर प्लांट। कैसे नहीं मिला तो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। डेफोमेंट बता दिया था, कमर्शियल सब्सटेंस, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, हाँ देखो ये रहा ना। शैल अप्लाई द पॉलिसी टू इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो इंटायर क्लास ऑफ असेट पे लगता है, बट इंटायर क्लास डजंट मीन्स जैसे बिल्डिंग बोला तो सारे बिल्डिंग, मीन्स ऑफिस बिल्डिंग अलग होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलग होंगे, वेयर हाउसेज अलग होंगे, तो दे कैन अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड मे नॉट अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल ऑन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। गाइज आई थिंक यहाँ तक वी नीड टू एंड, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, ये जो नेक्स्ट दो सम्स है ना,
ये 7 और 8 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, बिकॉज इस दोनों से आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल का ट्रीटमेंट पता चलेगा कि रीवैल्यूएशन में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज़ करना है, तो आप कैसे उसका परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, और उस परसेंटेज को फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी बातें हमें अभी भी करनी बाकी है। उसके लिए अगला वीडियो सैटरडे के लिए वेट करिएगा, वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। एंड गाइस, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करेगा, ताकि बहुत ज़्यादा लाइक मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा बच्चों को ट्रस्ट में हेल्प हो जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। मैक्स शेयर टू द मैक्सिमम सो दैट एवरीबडी गेट्स द बेनिफिट ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक सीरीज। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, योर CA, योर फैकल्टी, योर मेंटर, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। एवरीवन।